हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग, बेटा फटाफट लाइव आइए। और आपका चैप्टर अभी चल रहा है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, उसको आज मैं ख़त्म करने वाली हूँ। और देन ख़त्म करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, महान्यायवादी, जिनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। इनको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल इनको बोला जाता है, महान्यायवादी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे एक बार, और उसके बाद में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे लाइव हो चुके हैं। गरिमा, दिलीप, नीलम, रवि, अर्चना, काव्या, मंजीत, आकाश, अर्चना, अंजलि, योगेश, आर्यन, गोविंद, अवधेश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे बच्चों, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं और हम अब अपना टॉपिक पहले वो वाला कंप्लीट करेंगे जो हमारा चल रहा था। और टॉपिक क्या चल रहा है आपका? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, अभी यही टॉपिक आपका चल रहा है। और इस टॉपिक में मैंने आपको लास्ट क्लास में सामूहिक उत्तरदायित्व तक पढ़ाया था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक ये चीज़ें बताई थी और मैंने बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो मंत्री परिषद होती है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद के, हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बारे में कि इसका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल जिसको हम कहते हैं टेन्योर। टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 2 यानी कि अनुच्छेद 75 के 2 में इनके कार्यकाल की बात की गई है। और कार्यकाल बेटा अगर हम देखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल हम यहाँ पे प्रधानमंत्री का भी देखेंगे, दोनों का कार्यकाल एक ही आर्टिकल में है, और प्लस मंत्री परिषद, इनका कार्यकाल हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीएम का। ठीक है, सबसे पहले हम किसका देखेंगे? पीएम का देखेंगे। और जब हम पीएम के कार्यकाल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 इयर्स का टेन्योर होता है, ध्यान रखना। अब आपको एक नई चीज़ आज सुनने के लिए मिलेगी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो दोनों चीज़ें कॉमन है ना, वो दोनों में कॉमन लिखो। दोनों के कार्यकाल की बात करेंगे तो दोनों का कार्यकाल होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक लोकसभा रहती है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के बारे में ये भी ध्यान रखना कि पीएम और पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। अब ये क्या होता है? पद धारण करते हैं, लिखिएगा जरा। पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर hold the post या hold the office pleasure of president, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका क्या मतलब होता है प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का? आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी ये शब्द लगा हुआ होगा उसका मतलब है कि राष्ट्रपति आपके पीएम और आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं और इनको हटाते भी यही हैं।
तो हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है और नियुक्ति का भी अधिकार राष्ट्रपति का है, इसलिए ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब एक ही पर्सन उनको अपॉइंट करे और एक ही पर्सन उनको हटाए तो वो पोस्ट हमेशा कैसी होगी, आपकी प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हटाने की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, दोनों को हटाने का अधिकार, दोनों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, दोनों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि बेटा पीएम और मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी राष्ट्रपति करते हैं और हटाते भी राष्ट्रपति हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ट्विस्ट है, लेकिन ना तो ये अपनी मर्जी से इन्हें अपॉइंट करते हैं और ना ही अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हटाने का अधिकार तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटाएंगे। और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को गौर से सुनना कि अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग ना तो अपनी मर्जी से इन्हें नियुक्त करने में करेंगे और ना ही हटाने में। अब हटाएंगे कब, जैसे हम बात करते हैं पीएम को, पीएम को तभी हटाया जा सकता है, तभी हटाया जा सकता है जब उसे लोकसभा में, जब उसे लोकसभा में बहुमत ना हो, जब लोकसभा में बहुमत ना हो। यानी कि जब मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी तब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पीएम को तभी हटाया जा सकता है जब उसे लोकसभा में बहुमत ना हो, लिखना रह गया है, ना हो। जब तक मेजॉरिटी है तब तक प्रेसिडेंट पीएम को उसकी पद से नहीं हटा सकते। दूसरी बात, मंत्री को राष्ट्रपति तभी हटाते हैं जब प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए कहें, ऐसा करने के लिए कहें। यानी मंत्री अपने पद पर, यानी मंत्री अपने पद पर तब तक रहता है जब तक उसे पीएम का विश्वास, जब तक उसे पीएम का विश्वास प्राप्त हो। यह आपको ध्यान रखना है कि तब तक रहेंगे मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर जब तक पीएम उन पे यकीन कर रहा है। जब पीएम प्रेसिडेंट को कहेंगे तभी वो हटाएंगे, अपनी मर्जी से पीएम ना ही राष्ट्रपति ना ही पीएम को हटाते हैं और ना ही मिनिस्टर्स को। हटाने का अधिकार तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, नियुक्ति का अधिकार तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अब बात करते हैं कि ये दोनों अपना त्यागपत्र किसको देंगे, अगर इन्हें देना है। मैं आगे लिख देती हूँ त्यागपत्र वाली लाइन अगली स्लाइड पर। त्यागपत्र, त्यागपत्र किसकी बात कर रहे हैं हम, त्यागपत्र में भी हम बात कर रहे हैं पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये अपना त्यागपत्र बेटा देंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ही ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ये चीजें आपको अंडरस्टूड हो रही हैं।
ठीक है, वेरी गुड। प्रेसिडेंट को देंगे, बहुत बढ़िया। तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये इनका कार्यकाल होता है, जो कि मैंने आपको बताया, दोनों का कार्यकाल आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 2 में है। सिंपल पूछेंगे तो 5 साल होता है, लेकिन पीएम तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा में बहुमत है। मिनिस्टर तब तक पद पर रहते हैं जब तक उनको प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। पीएम की या मिनिस्टर बनने की अगर आप पूछ रहे हैं कि आपके जो पीएम, या फिर हम बात करें पीएम या मिनिस्टर, पीएम या मिनिस्टर, ठीक है, इसकी जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु, इन दोनों की ही अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें, मिनिमम एज की बात करें, तो वो होती है 25। मिनिमम एज कितनी होती है? 25 वर्ष। 25 ईयर्स की मिनिमम एज होती है मिनिस्टर या पीएम बनने के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। सेवक कुमार जी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लीज आप कॉलिंग टीम से कांटेक्ट कीजिए, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मुझे कॉल करने से या मुझे मैसेज करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, टेक्निकल टीम ही आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, क्योंकि मेरा काम टेक्निकल नहीं है सेवक कुमार जी, ठीक है। प्लीज आगे देखिएगा, पीएम या मिनिस्टर, न्यूनतम एज कितनी होती है? 25। अब मेरी बात को आगे सुनना। एक प्रश्न और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि पीएम या मिनिस्टर केवल लोकसभा से होते हैं या वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं पीएम और मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो लिखिएगा आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखिएगा कि यहाँ पे अहर्ताएं या फिर हम कह सकते हैं योग्यताएं। देखो, आपको पहले भी बताया कि चाहे योग्यताएं लिखा आए चाहे अहर्ताएं लिखा आए, एक ही बात होती है, और इंग्लिश में कहेंगे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए? क्वालिफिकेशन तो आप कहेंगे कि क्वालिफिकेशन पीएम प्लस मिनिस्टर। पीएम बनना है या मिनिस्टर बनना है? पीएम या मिनिस्टर, यानी कि मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? तो केवल एक ही योग्यता होती है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति जो पीएम या मिनिस्टर यानी कि मंत्री बनना चाहता है, तो उसे संसद के किसी भी, संसद यानी कि पार्लियामेंट, तो उसे संसद के किसी भी एक सदन का, एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि वो एमपी होना चाहिए, चाहे फिर वो आपके लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो आपके राज्यसभा का मेंबर हो। चंचल, मैक्सिमम एज नहीं होती है, ओनली मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ
कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी मेंबर होना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर वो सदस्य नहीं हुआ तो? ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें हैं। तो पीएम या मिनिस्टर अगर बनना है तो किसी भी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हुआ तब क्या होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अभी बता रही हूं, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी कि कौन कौन राज्यसभा से बना है। या पहले मैं एग्जाम्पल दे देती हूं कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा से बना है सदस्य? बिल्कुल है। देखो, आपके अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम जो राज्यसभा से बने वो सबसे पहले थी आपकी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी आपकी कहाँ से सदस्य थी? राज्यसभा से। और इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखना, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेटा यही थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बेटा यही थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी राज्यसभा से सदस्य बनी थी। कब बनी थी? 1966 में। और अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1984 में। ये भी ध्यान रखना, मृत्यु इनकी 1984 में। और सदस्य मतलब पीएम बनने के लिए ये राज्यसभा से सदस्य थी। और कब? 1966 में। उसके बाद 1996 में आपके नेक्स्ट पीएम बने राज्यसभा से ही, राज्यसभा से। और ये थे आपके एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। ये आपके बेटा राज्यसभा से ही पीएम बने थे। तो एच.डी. देवगौड़ा। उसके बाद 2004 एवं 2009 दोनों बार लगातार राज्यसभा के ही सदस्य थे। और पीएम बने थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो बेटा, ध्यान से और गौर से सुनना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी पीएम भी बन सकते हैं और मिनिस्टर भी। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपके जो पीएम या मिनिस्टर है वो केवल लोकसभा से ही हो, नहीं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मैम, पीएम की मैक्सिमम एज होती है 75 ईयर, आप मना कर रही हो कि कोई मैक्सिमम एज नहीं होती। जी कुलदीप जी, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मैक्सिमम एज नहीं होती। आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किधर से पढ़ा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैक्सिमम एज है ही नहीं, क्योंकि पीएम वही व्यक्ति बनता है जो एमपी होता है और एमपी की कोई भी मिनिमम एज नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना कि लोकसभा, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो लोकसभा में बहुमत जरूरी होता है दल का, लेकिन जो बहुमत वाला दल होता है वो अपना पीएम राज्यसभा के मेंबर को भी बना सकता है और लोकसभा के भी। इसी तरीके से आपके मिनिस्टर्स लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का
सदस्य नहीं है, नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति पीएम या मिनिस्टर बन सकता है? तो क्या वह व्यक्ति पीएम या मिनिस्टर बन सकता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बन सकता है, यस या नो? बन सकता है या नहीं बेटा? बताइए जल्दी से, बन सकता है या नहीं? चलिए बताइए जल्दी से। ओके, नो मैम, नो यस, नो यस, ये आ रहा है। चलो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर लिख रही हूं अब मैं, आंसर। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति पीएम या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पीएम या मिनिस्टर बनने के पश्चात 6 माह के अंदर अंदर किसी भी एक सदन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। यानी कि बेटा मेंबरशिप तो फाइनली चाहिए ही चाहिए। विदाउट मेंबरशिप 6 महीने के लिए बन सकता है, अगर 6 महीने में मेंबरशिप नहीं मिली तो ध्यान रखना आगे क्या लिखोगे। अगर 6 माह के अंदर सदस्य नहीं बना तो अपना पद छोड़ना होगा। यानी कि उसको बोल दिया जाएगा कि भाई तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया गया था, 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपने मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप अब इस पद से हट जाइए। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक बार पीएम या मिनिस्टर बन गया है तो आपको ध्यान रखना है कि फिर ऐसा व्यक्ति इस तरीके से नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इस तरीके से बार बार बनता रहेगा तो ऐसे तो 5 साल निकल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम के लिए पर्दे ना हो तो बन सकते हैं मैम, पढ़े ना हो। बेटा पढ़ा लिखा होना तो है ही नहीं क्वालिफिकेशन में, मैंने कहाँ लिखवाया है। मेंबरशिप कैसे लेते हैं, मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है इलेक्शंस के थ्रू ले सकते हैं, नॉमिनेशन के थ्रू मेंबर बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मेंबरशिप होना यहाँ पर कंपलसरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे और क्या चीजें कही जा रही हैं। अगर आप फोकस्ड होकर चीजों को सुनेंगे तो ही बेटा आपको समझ में आएगा, वरना समझाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे पढ़िएगा, एक लास्ट आर्टिकल में इस चैप्टर में आपको बताने जा रही हूं
जो कि पीएम से रिलेटेड है, आर्टिकल 78। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका, प्रधानमंत्री की मध्यस्थ की भूमिका, प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्रधानमंत्री की प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर, प्ले the role of mediator, play the role of mediator of PM। अब किस किसके बीच में ये मीडिएटर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका दो लोगों के, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य, और मंत्री परिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका। यानी कि ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में मीडिएटर होता है। और मीडिएटर क्या होता है मैम, मध्यस्थ क्या होता है मैम, जैसे अगर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई भी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, कोई भी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आप एक डायग्राम बना सकते हो। और डायग्राम कैसे बनाओगे, इधर लिखोगे आप प्रेसिडेंट, ठीक है, इधर लिखोगे आप पीएम, और इधर आप लिखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर बेटा जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई भी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के पास जाएंगे, ये पीएम से अपनी बात कहेंगे, और फिर पीएम प्रेसिडेंट से इनकी बात बताएंगे। ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट को कोई भी ऑर्डर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना है, तो प्रेसिडेंट पीएम को बताएंगे, और फिर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे। इस तरीके से ये इनके बीच में कन्वर्सेशन का एक मीडिएटर होते हैं, एक माध्यम होते हैं। कभी भी राष्ट्रपति और मंत्री परिषद डायरेक्टली कन्वर्सेशन नहीं करते, डायरेक्टली इनकी बातचीत नहीं होती, प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनकी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेटा अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, मान लो इन्होंने कोई निर्णय लिया, अब राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो निर्णय उनको बताया जाए, वो उसकी सूचना मांगते हैं, तो सूचना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं मांगेंगे, वो पीएम से मांगेंगे, और पीएम फिर इनको बताएंगे। और इन्हें अगर कोई ऑर्डर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति पीएम को ऑर्डर देंगे, और पीएम उस ऑर्डर को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं नरेंद्र जी, सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं। ज़्यादातर आज के समय में दो ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको दिखाई देंगे, और कोई भी पार्टी से, जिस पार्टी को, अब जाहिर सी बात है जो बहुमत में है उसके ही प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। आगे पीएम को कोई भी बात राष्ट्रपति को पहुंचानी हो तो जी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र, मैं प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं बेटा, फिर भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैम अगर मैम जी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उसके कार्य कौन करता है, योगेश का प्रश्न है। चलो देखो, इधर देखो जरा, मैंने पीछे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई थी, और इनकी ये जो मृत्यु है ना अचानक हुई थी। लेकिन इस समय सरकार गिरी नहीं थी, क्योंकि जितने भी एमपी थे उन्होंने तुरंत अपना बहुमत किसको दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया। जब राजीव गांधी को बहुमत दे दिया तो सरकार नहीं गिरी, अगर वो बहुमत नहीं देते तो सरकार गिर जाती। ध्यान रखना, वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर आज आपके एमपी उनसे अपना बहुमत वापस ले लेते हैं, एमपी अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, तो मोदी जी को उन्होंने बहुमत वापस ले लिया, और मोदी जी की जगह वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बहुमत दे देते हैं,
तो वो पीएम बन जाएगा, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन उन्होंने मोदी जी से भी ले लिया और किसी और को भी नहीं दिया, तो फिर सरकार गिर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके ये इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। आपको अब क्या लिखना है, लास्ट लिखना है पीएम के कार्य एवं शक्तियां। पीएम के कार्य एवं शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पीएम लिख दीजिएगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीएम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पीएम के कार्य एवं शक्तियां की, तो बेटा ध्यान रखना इनका पहला कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता। मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करना, मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करना। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, विभागों या, ठीक है, विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा, या कर दो, या फिर विभागों या मंत्रालयों का बंटवारा। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष। मंत्रियों के मध्य विवादों का निपटारा, मंत्रियों के मध्य विवादों का निपटारा। निपटारा यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद छठा, छठा मंत्रियों के मध्य विवादों का निपटारा। छठा, मंत्रियों के मध्य, मंत्रियों के मध्य विभागों या, विभागों या मंत्रालयों का, मंत्रालयों का फेरबदल, फेरबदल करना आदि। बहुत सारे काम होते हैं, विदेश नीति का निर्धारण करता है, ठीक है, आदि। इतना इनफ है, यानी एक्सचेंज करता है ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को। जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी को गृह मंत्री, कभी किसी को विदेश मंत्री, कभी किसी को जो है आपका वित्त मंत्री, तो ये आपके पीएम ही इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये पीएम के बीच जो है शक्तियाँ या कार्य हैं, ठीक है, इतना इनफ है। मैम, मैं इंडिया इंदिरा गांधी लड़ने के बाद राजीव गांधी लोकसभा और राज्यसभा। अनुज कुमार जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपने ऐसी भाषा लिखी है जिसको मैं समझने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे आपकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। पीएम और मंत्री परिषद आपका ख़त्म हो चुका है, और आज का आपका जो चैप्टर हमने लिखा हुआ था महान्यायवादी, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ध्यान से समझना,
सबसे पहले तो ये संविधान के पार्ट यानी कि भाग 5 में है। भाग 5 आपका 5th पार्ट में है। ठीक है। आर्टिकल 76 कहता है, आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का मतलब किससे है यहाँ पर? मंत्री परिषद से। किससे सेंस है? मंत्री परिषद से। केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी कि अपॉइंटमेंट यहाँ पर भी आपके प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अपनी मर्जी से नहीं। ये आप क्या देख रहे हैं कि अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो महान्यायवादी होते हैं, सबसे पहले अगर हम इनके बारे में बेटा बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना होता है। तो आप लिखेंगे टेन्योर जब तक सरकार का मतलब है जब तक केंद्र सरकार कार्य करती है, तब तक इनका कार्यकाल रहता है, इनका कार्यकाल रहता है। यानी कि इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के टेन्योर पर निर्भर करता है। क्यों मैम? क्योंकि बेटा इनकी नियुक्ति भी इनके कहने पर ही होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नहीं रामेश्वर जी, पावर और सदस्यता पे क्या असर पड़ेगा? पीएम चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, शक्तियां तो उसकी वही रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कार्यकाल कितना होगा आपका? 5 साल, क्योंकि 5 साल तक ये रहता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्टली। लिखे हुए यही शब्द हैं कि जब तक केंद्र सरकार कार्य करती है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। अगर केंद्र सरकार गिर गई गलती से तो इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति को। किसको देंगे त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। और आपका अगला प्रश्न, हटाता कौन है? हटाता कौन है? तो आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर। और केंद्र सरकार का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है सेंस। ठीक है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। अब आप देख रहे होंगे कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति और इनको हटाने का भी काम राष्ट्रपति। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर सेम पर्सन अपॉइंट कर रहा है और सेम पर्सन हटा रहा है
तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि फिर वो पोस्ट हमेशा उसके प्लेजर प्रसाद पर्यंत होती है। मैम राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति चैप्टर देखिए विनोद देशवाल, मैं बता चुकी हूँ। नितिन लखन कह रहे हैं मैम सरकार गिरने के बाद फिर इलेक्शन होगा, जी बिल्कुल दोबारा इलेक्शन होता है बेटा। मैम हमारे नरेंद्र मोदी राज्यसभा से हैं या लोकसभा, लोकसभा से हैं मनीष। अवन कह रहे हैं मैम महान्यायवादी कौन होता है, अभी बता रही हूँ अवन, मैंने अभी शुरू किया, अभी खत्म थोड़ी हुआ है बेटा, सब बता रही हूँ। अभी मैंने बताया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो हाँ, अमन ने बिल्कुल सही बोला है। अमन कह रहे हैं कि मैम जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल यानी कि प्रथम महान्यायवादी, उनका नाम था MC सीतलवाड़। बिल्कुल सही है आपका कमेंट, मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपके देश के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ आपके देश के पहले महान्यायवादी थे। आपको इनका कार्यकाल पता चल गया कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनको कौन नियुक्त करता है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। अब एक लाइन और लिख लेना यहाँ पर कि इनका वेतन यानी कि जो सैलरी होती है, तो मैं आपको बता दूं वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये तो पता ही चलना चाहिए कि वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कितना वेतन दिया जाएगा, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत की संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। आगे वेतन हो गया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करती हूं आपके महान्यायवादी जो हैं, इनके बनने की योग्यताओं की, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी योग्यताएं, क्या देखेंगे अब हम, योग्यताएं, जिनको हम कहते हैं क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, कि अगर महान्यायवादी बनना है तो इसको बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि योग्यताएं दे रखी हैं आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में, और ये जो आपकी योग्यताएं हैं ध्यान रखना, वही योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम या सर्वोच्च, एक ही बात होती है, जो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, वही सेम क्वालिफिकेशंस बच्चा
होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगी, यहाँ पे आपको मेरी बात सुननी है और आपको देखना है यहाँ पर कि वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज में होती हैं। और ये योग्यताएं आपकी किस में है? आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में। यानी बेटा जज की भी वही योग्यताएं हैं और जज की ही योग्यताएं इस आर्टिकल में दी गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रोमिल शर्मा जी, कहाँ पढ़ा है आपने? जहां पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे देना, उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आगे मेरी बात सुनिएगा और प्लीज अभी थोड़ी देर शांत रहिए। योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो योग्यताओं में आपको पहला पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी होता है। भारत का नागरिक, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो भी ये जरूरी है, और अगर अटॉर्नी जनरल बनना है तो ये भी जरूरी है। ठीक है, आगे जो बच्चे मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है, वो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा पहली बात तो क्लास में रेगुलर आएं, और दूसरी बात अगर क्लासेस छूट गई हैं तो पीछे की क्लासेस में देखें। इसका आर्टिकल, इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं बता चुकी हूं कि संचित निधि क्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको रोमिल चेक कर लूंगी, ठीक है? अगर आपका ये डाउट है मैं इसको चेक कर लूंगी कि वेतन कहाँ से दिया जाता है, और अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं इसको कल करेक्ट कराऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप यही लिखेंगे, ठीक है? आगे सुन लो। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी होता है। दूसरा कहा जाता है कि 5 वर्ष का न्याय, 5 वर्ष का किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी एक या अधिक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किसी भी एक या अधिक उच्च न्यायालय, 5 वर्ष का किसी भी एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश यानी कि जज का अनुभव, ध्यान से समझ लो क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मैं यहां लिखवा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि एक चीज 2 बार नहीं लिखवाई जाती। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम थर्ड नहीं, अगर मैम ये नहीं है तो, अगर बेटा ये नहीं है, अनुभव का मतलब होता है बेटा एक्सपीरियंस, कि उसने किसी भी हाई कोर्ट में, या तो एक हाई कोर्ट में या ज्यादा हाई कोर्ट में क्या किया हो, 5 साल तक जज के रूप में काम किया हो, प्रैक्टिस की हो 5 साल तक। अगर ये नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा बोला जाता है 10 वर्ष का किसी भी एक या अधिक हाई कोर्ट में एडवोकेट अधिवक्ता या वकील भी कहते हैं इसको, वकील का अनुभव, अगर जज का अनुभव नहीं है, जज का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो लेकिन वो 10 साल का हो, ये होता है। और अगर मैम ये भी नहीं है, ठीक है, और अगर ये भी नहीं है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन होता है
राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, पारंगत विधिवेत्ता यानी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, पारंगत विधिवेत्ता हो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या पारंगत विधिवेत्ता का क्या मतलब होता है साधारण शब्दों में? तो हिंदी में बोलेंगे कानूनों का अच्छा ज्ञाता, कानूनों का अच्छा ज्ञाता यानी कि गुड नॉलेज ऑफ लॉज, गुड नॉलेज ऑफ लॉज। ये आज का लास्ट पॉइंट है, बाकी की चीजें कल बताऊंगी कि इनका कार्य क्या होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई या तो आपने 5 साल जज के रूप में काम किया हो या आपने 10 साल एडवोकेट का काम किया हो, और अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रखे तो आपके पास में वही नॉलेज, वही ज्ञान होना चाहिए कानूनों का जो एक वकील या जज को होता है। और आपकी अपॉइंटमेंट के समय राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि सच में ही आप कानूनों के अच्छे ज्ञाता हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक हो, लेकिन ये कंपलसरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। बाकी इन जो 3 मैंने आपको लिखवाए इनमें से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जी अमन कुमार नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, मैंने सबसे पहले यही लिखवाया है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। कल मैं इसको खत्म करूंगी और कल ही बेटा मैं शुरू करूंगी गवर्नर राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल पहला चैप्टर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।